हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का देखने वाले हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 659 इज इक्वल टू 9। यहां पर मुझे दो नंबर्स दिए गए हैं, एक है 306, दूसरा है 657। कह रहा है कि इन दोनों का HCF जो है दैट इज इक्वल टू 9। ओके, वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। देखो, अगर HCF गिवन है, मुझे इनका LCM फाइंड करना है। बेटा, अगर हम चाहे तो हम इसका डायरेक्टली एलसीएम निकाल सकते हैं इन दो नंबर्स का, लेकिन मुझे यहां पर एचसीएफ दिया गया है। मुझे पता है एक रिजल्ट बेटा। तो यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं इस तरीके से लिखूंगा बेटा। गिवन मेरे पास है, गिवन क्या है बेटा? HCF ऑफ एच बराबर है 9। वेरी गुड। उसके बाद हम जानते हैं, वी नो दैट। बेटा हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ध्यान से सुनिएगा। ऑफ नंबर्स। बेटा ये रिजल्ट हम जानते हैं और हमें पता है ये रिजल्ट खाली ट्रू है जब हमारे पास दो ही नंबर गिवन होंगे। क्योंकि मेरे पास दो ही नंबर हैं, एक है 306, दूसरा है 657। तो हम इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएम। देखो, इसका मतलब है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो बराबर किसको है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और नंबर क्या है यहाँ पर? 306, और इनका मल्टीप्लाई दैट इज 657। क्लियर बेटा? अब यहां पर देखो, मुझे यहां पर एचसीएफ कितना गिवन है? 9। तो एचसीएफ की जगह मैं लिखूंगा ऐसे, एलसीएम इज इनटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है बेटा? 9 इज इक्वल टू 306 इंटू 657। वो होता है बच्चा 201042। ठीक है, तो वहां से मेरा एलसीएम निकलेगा बच्चा। एलसीएम क्या निकलेगा? दैट इज 201042 डिवाइडेड बाय 9। और अगर हम इसका डिवाइड करेंगे बेटा, वहां से निकलेगा 22338। तो इस तरीके से हम दो नंबर्स का एलसीएम जो है फाइंड कर सकते हैं। ये किसकी हेल्प से मैंने किया? इस रिजल्ट की हेल्प से, कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन समझिए, बाद में जो मैंने ये थ्योरी नीचे दी गई है इसको मैं समझाऊंगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में मैंने खुद देखा है इसको पेपर में। कह रहा है चेक वेदर 6 रेज पावर n। मेरे पास एक नंबर है बच्चा, कौन सा? 6 रेज पावर n। ठीक है, वायर n इज एनी सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, जिसमें n का वैल्यू हमें देना है नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है कि अगर मैं, क्या, चेक करिए। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेक वेदर, चेक करिए कि 6 रेज्ड पावर n जो है, अगर मैं नेचुरल नंबर n के वैल्यू दूंगा, यानी 1 दूंगा, 2 दूंगा, 3 दूंगा, सो ऑन टू अप टू इंफिनिटी, तो चेक करिए क्या ये डिजिट जीरो से एंड होगा। उसका आंसर जो है, किसी भी वैल्यू पे क्या एंड डिजिट जीरो से होगा, वही मुझे चेक करना है। ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, हमें एक चीज पता है कि कोई भी नंबर, चाहे कोई भी नंबर हो जो एंड होता है जीरो से, जिसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट जीरो होगा, बेटा वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हम लास्ट में ये काटते हैं, तो 10 से जो है वो नंबर डिविजिबल होगा। और अगर वो 10 से डिविजिबल है, वी नो दैट 10 के फैक्टर्स क्या है? प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 2। इसका मतलब वो नंबर जो 10 से डिविजिबल होगा, वो 5 और 2 से भी डिवाइड होगा। वही मैंने यहां पर लिखा है, इफ एनी नंबर एंड्स विद डिजिट जीरो। अगर कोई भी नंबर एंड डिजिट जीरो से होता है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। ये डिविजिबल किससे है? 10 से होता ही होता है। और इस तरीके से दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं कि ये डिविजिबल होगा 2 एंड 5 से, क्योंकि 2 एंड 5 10 के फैक्टर है। क्लियर? अब यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, मेरे पास नंबर क्या है? 6 रेज्ड पावर n। अब n का वैल्यू मैं कुछ भी दूं नेचुरल नंबर्स में, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले मैं इस बेस के फैक्टर्स देखूंगा। प्राइम फैक्टर क्या है बेस के? 2 और 3 के, है कि नहीं? यानी मेरे पास जो ये नंबर होगा, J6, इसमें
एक फैक्टर है 2, दूसरा फैक्टर है 3। अब मैं नेचुरल नंबर 1 दूं, 2 दूं, वो अलग है, लेकिन जो अंदर वाले फैक्टर्स है वो 2 है और 3 है, यानी इसके फैक्टर्स ये एग्जैक्टली डिवाइड किससे होगा? एक तो ये 2 से होगा और एक 3 से होगा, ठीक है। अगर मैं इस डिकम्पोजिशन को देखूं, इसमें 2 तो मुझे दिख रहा है लेकिन 5 कहीं नहीं दिख रहा है। अगर मेरे पास 5 इसमें होता तो मैं कह सकता हूं हाँ, पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो भी डिकम्पोजिशन है उसमें 5 भी इन्वॉल्व हो रहा है, 2 भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है 5 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा। बट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे सिर्फ 2 और 3 है, यानी ये नंबर जो है एक तो ये 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा, 5 से ये डिविजिबल नहीं होगा। बट मुझे पता है कि जो भी नंबर एंड डिजिट 0 से होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन यहां पर इस नंबर को देखकर जो इसकी डिकम्पोजिशन है, जो इसकी फैक्टराइजेशन है, उसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 5 इसके फैक्टराइजेशन में नहीं है। इसका मतलब जो ये 6 रेज़ पावर n है, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये जो 6 रेज़्ड पावर n है, ये एंड डिजिट 0 से नहीं होगा, क्योंकि ये अगर एंड 0 से होता तो 10 से डिविजिबल होता, और अगर 10 से डिविजिबल होता तो ये 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होता। बट मुझे यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि इसके फैक्टर्स जो है वो 2 एंड 3 है, यानी ये जो नंबर 6 रेज़ पावर n है, ये सिर्फ 2 और 3 से डिविजिबल होगा, बल्कि न कि 5 से। तो इसका मतलब कि 6 रेज़ पावर n जो है डिविजिबल नहीं है 5 से, सो इसका मतलब कि ये एंड 0 से नहीं होगा। क्लियर? तो वही मैं बोल रहा हूं, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ पावर n। 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 6 रेज़ पावर n will not be divisible by 5। तो इसका मतलब 6 रेज़ पावर n, जो n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर दीजिए, ये डिविजिबल 5 से नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें 5 है ही नहीं। तो अगर ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसका मतलब ये 6 रेज़ पावर n कैनॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसका मतलब 6 रेज़ पावर n जो है ये डिजिट 0 से एंड कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो भी नंबर डिजिट n से एंड होगा वो डिविजिबल 5 भी से भी होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर? तो इसका मतलब 6 रेज़ पावर n, n के किसी भी नेचुरल नंबर वैल्यू पे एंड डिजिट 0 से नहीं होगा। ठीक है? या दूसरा तरीका, इस तरीके से तरीका नहीं है, ये सेम ही है। इफ एनी नंबर हैज लास्ट डिजिट 0, दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 10 एंड इट इज फैक्टर्स, यानी 2 into 5। जो भी नंबर एंड डिजिट 0 से होगा वो 10 से डिविजिबल होगा, या इसके फैक्टर्स, और इसके फैक्टर्स 2 and 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है? शुड बी डिविजिबल, तो इसका मतलब 6 रेज़ पावर n जो है 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी नहीं, 5 से भी हो। तो इसका मतलब 6 रेज़ पावर n जो है ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी। लेकिन मुझे पता है 6 रेज़ पावर n जो है सिर्फ 2 से डिविजिबल होता है, 5 से नहीं। इसका मतलब ये एंड डिजिट 0 से नहीं होता है। क्लियर? समझ आ रहा है बच्चा? वेरी गुड। तो ये इसका भी यही स्टेटमेंट है। ठीक है? 6 रेज़ पावर n इज दिस, इट हैज टू फैक्टर्स 2 and 3। एनी नंबर एंडिंग विद डिजिट 0, उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 जो है, 5 इसमें नहीं है, तो ये एंड डिजिट 0 से नहीं होता। 3 तरीके से आंसर आपने लिखा है। तो आपको एक एग्जाम में लिखना है, तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसके मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे तरीके हैं करने के, तो घबराना नहीं है। ठीक है? सिर्फ समझना है हम क्या कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो अलग अलग वे होते हैं करने के, आप टेंशन मत लीजिए, अपने हिसाब से करिएगा जिस तरीके से आपको अच्छे से आता होगा, लेकिन ठीक होना चाहिए। कह रहा है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13, एंड दूसरा नंबर है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 और कंपोजिट नंबर। मुझे ये दिखाने हैं ये दोनों जो है कंपोजिट नंबर है, यानी इसके फैक्टर्स, ये अगर जो भी नंबर इनसे मिलेगा उनके फैक्टर्स मोर देन 2 होंगे। ठीक है? क्लियर? वी हैव फर्स्ट नंबर दैट इज 7 into 11 into 13 plus 13। देखो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो वो आएगा 1001 प्लस ये अपना 13,
और अगर मैं इसको प्लस करूं तो वो मुझे आएगा 1014। और अगर मैं 1014 को ऐसे करूंगा बेटा, क्या 1014, तो बेटा इसको क्या है, सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा, 2 5 और 10 होगा कि नहीं, 2 7 और 14, क्लियर। तो यहां पर मेरे पास फिर 3 से डिविजिबल होगा, देखो 3 1 और 3 तो दो बचे, 3 6 और 18, 3 7 और 21, 3 9 और 27, ठीक है। फिर 13 से होगा बच्चा, 13 इंटू 13 होता है 169। तो मुझे क्या डिकम्पोजिशन आई, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 है। तो ये मेरे पास डिकम्पोजिशन आई बच्चा। तो इसका मतलब मुझे इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स है, हेंस मैं कह सकता हूं कि ये जो नंबर है ये एक कंपोजिट नंबर है। सो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इज अ कंपोजिट नंबर। अगर किसी को ये तरीका नहीं आया तो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो इसमें ये एक नंबर है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये एक टर्म है बच्चा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जितने भी नंबर्स है एक टर्म कंसिडर की जाती है। दूसरी टर्म ये है, इस टर्म में भी 13 है, ये टर्म में भी 13 ही है। तो इन दोनों में से मैं 13 कॉमन निकाल सकता हूं। अगर मैं इसमें 13 निकालू, इसमें भी निकालू, यहां पर बचेगा 7 और 11, और फिर ये वाला प्लस, और इसमें 13 मैंने बाहर निकाला तो ये बना +1, ठीक है। तो वो आएगा 13 इंटू 7 इंटू 11 होता है 77 प्लस 1। तो ये हुआ 13 इंटू 77 प्लस 1 होता है 78। तो इसको मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 13 इंटू 6 होता है 78। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 13 एज इट्स फैक्टर। देखो इसके फैक्टर्स क्या है, 6 हैं, 13 है कि नहीं, और 1 भी है कि नहीं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स है, सो कंपोजिट नंबर है। क्लियर, समझ आ रहा है, वेरी गुड। तो इसी तरीके से नेक्स्ट भी हमारे पास है, ये नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1। तो इनका मल्टीप्लीकेशन देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई देखूं तो मल्टीप्लाई आएगा इनका 5040 प्लस 5 करूं, वो निकलेगा 5045, ठीक है। तो 5045 होता है 5 इंटू 1009, और मेरे पास 1 भी होगा, लिख सकते हैं कि नहीं। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड दिस, एंड एज ए कंपोजिट नंबर है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 है, 1009 है, 5 है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। समझ आ रहा है बेटा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी किया, बहुत ही आसान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है इस तरीके से बेटा, ठीक है। मान लीजिए ये स्पोर्ट्स फील्ड है, इस स्पोर्ट्स फील्ड में एक सर्कुलर पाथ इस तरीके से गिवन है, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। एक बच्ची है जिसका नाम है सोनिया, ठीक है बेटा, सोनिया। तो ये बेटा 18 मिनट्स लगते हैं इसको एक राउंड मारने के लिए। अगर we यहां से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल सोनिया, तो ये पूरा एक सर्कल लगाने के, जब ये यहां पर पहुंचेगी तो इसको 18 मिनट्स इसको पूरे एक राउंड में लगता है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, लेकिन रवि जो है इसी डिस्टेंस को, इसी पूरे राउंड को 12 मिनट्स में ही खत्म कर रहा है, ठीक है बेटा। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं राउंड करने में, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। कह रहा है कि मान लीजिए, सपोज करिए कि दोनों ने, सोनिया ने भी रवि ने भी एक ही पॉइंट से स्टार्ट करा एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चले गए। फॉर एग्जाम्पल यहां से मान लीजिए सोनिया भी चली, यहां से रवि भी चला, एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। आफ्टर हाउ many मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो अगर सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब इसकी स्पीड जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू रवि, होगी कि नहीं, लेस देन रवि स्पीड, होगी कि नहीं। सोनिया की स्पीड जो है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 ही मिनट लगते हैं, इसका मतलब सोनिया की स्पीड कम होगी एज कंपेयर टू रवि। तो देखो अगर यहां पर मान लीजिए सोनिया यहां से चली तो इसको कम लगा, इस टाइम तक रवि जो है इसके थोड़ा आगे चलेगा, तो कंटिन्यूअसली जब इसको राउंड करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा तो रवि रवि आगे आगे चलता जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि जित आपको टोटल मुझे बताने हैं कितने टाइम निकालना है। देखो हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद ये जो है कंटिन्यूअसली राउंड करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये फिर से इसी पॉइंट पे मिलेंगे।
ये बोल रहा है कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे, ठीक है? तो राउंड करने करने के बाद हमें नंबर ऑफ राउंड्स नहीं निकालने हैं, हमें टोटल मिनट्स निकालने हैं, क्योंकि मुझे मिनट्स में ही डेटा दिया गया है। सिंपल अल्फाजों में मैं क्या करूं, मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं? सिंपली मैं लिखूंगा तो लिखना कुछ है। तो फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन में आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखना है बच्चा? दे विल बी अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट एट लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 18 एंड 12। सिंपली हमें जो डेटा दिया गया है, टाइम दिया गया है, उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल मैं निकालूंगा। जो वो टाइम मुझे मिलेगा उसी टाइम के बाद ये फिर से मिलेंगे। तो अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड करूं तो बहुत सारे तरीके हैं। 18 और दूसरा क्या है बच्चा? 12। तो यहां पर आएगा 2 9 और 18, 3 3 और 9, 3 1 और 3, 2 6 और 12, 2 3 और 6, 3 1 और 3। ठीक है? तो यहां पर बेटा मैं लिख सकता हूं ऐसे, 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, और 12 को मैं लिख सकता हूं क्या बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? तो अगर आप लिखोगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा बच्चा क्या? इसमें ये कॉमन, ठीक है? तो कॉमन में एक ही लिखते हैं, 2 और 3 एक बार। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 बच गया, और ये 1 तो आएगा 3 2 और 6 इंटू 6, 6 6 और 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है? सो मैं ऐसे लिखता हूँ, सोनिया एंड रवि विल meet again at the starting point after 36 minutes। ठीक है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर लास्ट था, इसका क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हम उसको जो है काउंटर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम एक जो थ्योरम है हमारे पास, नेक्स्ट 1.3 एक्सरसाइज को करने के लिए उस थ्योरम को देखेंगे, बाद में उस एक्सरसाइज को भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।